Now we will start with a very important and very interesting topic, which is alterations in respiration. So there are numbers of alterations that occurs in the respiration. Let's study them one by one. Now these are the names. First, let's learn these names. First one is tachypnea, bradypnea, apnea, dyspnea और थॉपनिया. ये तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि सभी के पीछे निया निया लग रहा है, तो ये वाले याद हो जाएंगे. उसके बाद आता है हाइपर वेंटिलेशन एंड ये वाले चार नाम. फर्स्ट इज कॉस्मॉल ब्रीदिंग, काइन स्टोक्स ब्रीदिंग, अगोनल ब्रीदिंग एंड बाइट्स ब्रीदिंग. तो ये सारी हैं ऑल्ट्रेशंस इन रेस्पिरेशन. अब हम इनको एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे. इसमें हम उनके कॉजेस भी डिस्कस करेंगे और जो पैटर्न आता है ना वो भी देखेंगे. पहला है टैकिप्निया. टैकिप्निया के अभी हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है 16 to 20. टैकिप्निया के केस में रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा हो जाएगा. ब्रेडिप्निया के केस में 12 से कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कॉजेस क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो गया. उसके कॉजेस क्या होते हैं? नॉर्मल फीवर के केस में, या हम कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे. फॉर एग्जांपल हम भाग रहे हैं तो उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है ना, तो सेम उस केस में. एंड जब हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी के अंदर होते हैं तो उस केस में हमारा रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा हो जाता है. तो ये 3 इसके कॉजेस थे और ये इसका रेस्पिरेटरी पैटर्न है. देखो कितनी जल्दी जल्दी पर्सन ब्रीथ कर रहा है. नेक्स्ट इज ब्रेडिप्निया. ये ऐसे याद रख लो, ब्रेडी नाम का लड़का था, वो बड़ा धीरे धीरे भाग रहा है. धीरे धीरे मतलब कि इसमें जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वो 12 से भी कम है. अब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा तो ठीक है, हमने देख लिया अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फीवर है. पर अगर कम हो रहा है ना तो इसमें हमारे ब्रेन में जो सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर, तो उसके रिलेटेड कोई इशू हो सकता है. मतलब पहला कॉज तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक, जिसके कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसमें कोई ना कोई इफेक्ट आ गया जिसके कारण रेस्पिरेटरी रेट स्लो डाउन हो गया. अदर कॉजेज इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या कोई ड्रग्स के कारण, ड्रग्स जैसे कि ओपियोइड्स, सेडेटिव्स या अल्कोहल ओवरडोज. इन केसेस में भी सेडेटिव तो पता ही है वो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट लोअर डाउन कर देंगे. ओपियोइड्स भी यही काम कर देंगे. एंड अल्कोहल ओवरडोज, ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, हमारा रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम कर देंगे, 12 ब्रेथ्स पर मिनट से कम कर देंगे. तो हमने पहले देखा न्यूरोलॉजी, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, पर अगर कम हो रहा है तो ये हमारे न्यूरोलॉजिकल कॉजेस होंगे. पहला तो वो देख लिया और दूसरा ड्रग्स के कारण. अब हम पढ़ेंगे एपनिया. ए से एपनिया, ए से एब्सेंस. इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग होगी नहीं, ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाएगी. अगर ये एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग 4 मिनट से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन रही ना तो पर्सन ब्रेन डेड हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, पर्सन को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, ब्रेन के सेल्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज ब्रेन डेथ. अब इसका भी क्या कारण है? पहला कारण तो हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कि जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर है वो वर्क ही नहीं कर रहा, वो वहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं सेंड कर रहा कि तुम ब्रीद कर पाओ. मतलब ब्रेन इंजरी के केस में, स्ट्रोक के केस में. एंड द थर्ड कंडीशन इज सेंट्रल स्लीप एपनिया. बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इट इज़ अ स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, जो पर्सन रात को सोया हुआ है ना वो बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं कर रहा कि वो ब्रीद करे. पर्सन एफर्ट्स ही नहीं करता कि वो ब्रीद करे, और ये चीज़ थोड़े समय तक की होती है, 10 to 30 सेकेंड्स तक. इधर इट अकर्स इंटरमिटेंटली या ये साइकिल्स में होती है. तो एक ये स्लीप डिसऑर्डर वाला केस है. या ऑब्स्ट्रक्टिव कॉसेस, हम नॉर्मली हम जो देखते हैं कि पर्सन कब सांस नहीं ले पाता, अगर कुछ ना कुछ उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में अड़ जाए, है ना. तो एक कॉज क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन वाला. प्री मेच्योर बर्थ, क्योंकि अभी जो बच्चा था उसने डेवलप होना था, उसके सभी सिस्टम्स ने डेवलप होना था, पर अगर उसका प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगा मतलब अभी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ, जिसके कारण उसके केस में भी हमें एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग दिख सकती है. द थर्ड, ये तो लिख दो, ड्रग. जहाँ पर भी इधर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो रहा है या एब्सेंट हो रहा है, वहाँ पर ड्रग्स का कोई ना कोई काम है. तो यहाँ पर भी ड्रग इफेक्ट्स हैं, वही 3 ड्रग्स, ओपियोइड्स, सेडेटिव्स, एनेस्थेटिक्स. फाइन, ये था एपनिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग. फिर हम पढ़ते हैं डिज्निया. डी से डिज्निया, डी से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पर्सन ब्रीद ही नहीं कर पा रहा, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है उसको. इसके केस में ब्रीदिंग पैटर्न पता कैसे होगा, फास्ट होगा बट शैलो होगा. पर्सन जोर जोर से जल्दी 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 ब्रीद कर रहा है पर बड़ा शैलो, डीप डीप ब्रीद नहीं कर रहा, शैलो ब्रीदिंग होती है और फास्ट ब्रीदिंग होती है डिज्निया के केस में. अब ये भी खुद देख लो, पर्सन को डिफिकल्टी कब होगी, जब उसका एयर वे में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तब उसको डिफिकल्टी होगी. यहाँ जो मेडिकल कंडीशंस देखते हैं, एक है प्लूरल इफ्यूजन, दूसरा न्यूमोथोरेक्स. अगर लंग्स में कुछ ना कुछ ऐसे फ्लूड या एयर वेयर आई हुई हैं तो पर्सन को डिफिकल्टी तो होगी ब्रीदिंग में. या सीओपीडी के केस में भी ऐसे होता है, टीबी के केस में भी हो सकता है. अब न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? न्यूमोथोरेक्स के केस में फ्लूड एक्यूमुलेशन होती है, न्यूमोथोरेक्स के केस में एयर और गैस फिल हो जाती है हमारी प्लूरास में, एंड प्लूरल इफ्यूजन के केस में फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है.
नेक्स्ट इज ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया ये बड़ा ईजी है। इसमें क्या होता है कि जब पर्सन लेटा हुआ होता है उसको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में, पर जब पर्सन अपराइट पोजीशन में खड़ा हो जाता है तब वो बड़ी इजीली ब्रीथ कर पा रहा है। इसमें पहला कॉज क्या होता है, रीजन क्या होता है, क्योंकि जब पर्सन लेटा हुआ होता है ना तो लंग्स को कम स्पेस मिलती है एक्सपैंड होने में, पर वही जब वो पर्सन खड़ा हो गया तो लंग्स अब इजीली एक्सपैंड हो रही है, तो इजीली पर्सन ब्रीथ कर पा रहा है। तो ये रीजन होता है लेटे हुए में और खड़े हुए होने में, इसलिए पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है जब वो लेटा हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं हाइपर वेंटिलेशन। नाम से क्लियर है, हाइपर बड़ी जल्दी जल्दी पर्सन ब्रीथ कर रहा है, बड़ी जल्दी। अब यहाँ पर रेट भी ज़्यादा है और डेप्थ भी ज़्यादा है, वेंटिलेशन ज़्यादा अंदर हवा जा रही है। ये नहीं है कि सिर्फ रेट इंक्रीज हुआ है पर शैलो है, यहाँ पर रेट भी इंक्रीज हुआ है और पर्सन ब्रीथ भी बड़ी डीपली कर रहा है। ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए पर यहाँ पर डीप एंड रैपिड है। कॉजेज क्या होंगे, कब पर्सन बड़ी जल्दी ब्रीथ करेगा, अगर वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के अंदर, अगर पर्सन डरा हुआ है, शॉक मिला है अगर पेशेंट को, स्ट्रेस, फियर, अगेन वही निमोनिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में हाइपरवेंटिलेशन होती है। फिर हम पढ़ते हैं कॉस्मॉल ब्रीदिंग। ये तुम याद रख लो, के से कॉस्मॉल, के से कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस जब पर्सन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसको हो जाती है ना तो पर्सन को कॉस्मॉल ब्रीदिंग वाला इशू आ जाता है। इसमें क्या होता है कॉस्मॉल ब्रीदिंग में, जो हाइपरवेंटिलेशन में पढ़ा ना सेम, डीप, लेबर्ड, रैपिड, ये 3 कंडीशंस होती है कॉस्मॉल ब्रीदिंग में, जो हमने पहले हाइपर वेंटिलेशन में पढ़ी है। यहाँ पर भी वही डीप ब्रीदिंग, लेबर्ड एंड रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न यहाँ पर होता है। ये मेटाबॉलिक, सीधा सीधा याद रख लेना, कीटोएसिडोसिस बोल दो या एसिडोसिस, सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उन कंडीशंस के कंपेंसेटरी ये वाला मैकेनिज्म, ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म चलता है। अंदर इतना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज हुआ है, तो अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल्दी निकालेगा, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉस्मॉल ब्रीदिंग स्टार्ट कर देता है। ये कॉस्मॉल ब्रीदिंग का पैटर्न है, रैपिड भी है, डीप भी है। फिर हम पढ़ते हैं काइन स्टोक्स ब्रीदिंग। इसमें तुम्हें और कुछ याद आए या ना आए, इसमें जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस डायग्राम से तुम्हें दिख जाना चाहिए कि ये काइन स्टोक ब्रीदिंग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, फिर ब्रीदिंग रेट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और फिर एब्सेंस ही हो जाएगी ब्रीदिंग में। दोबारा सुन लो, काइन स्टोक्स ब्रीदिंग में पहले हाइपर एपनिया, फिर हाइपो एपनिया एंड अगेन एपनिया, ये वाला सिस्टम इसमें चलता है काइन स्टोक्स ब्रीदिंग में। सबसे पहले ग्रेजुअल इंक्रीज, फिर डिक्रीज, देन पीरियड ऑफ एपनिया। ये देखो यहाँ पर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर पीरियड ऑफ एपनिया। द लास्ट वन इज, नहीं सेकंड लास्ट इज अगोनल ब्रीदिंग। अगोनल ब्रीदिंग में क्या होगा, ये वाला ब्रीदिंग पैटर्न ना जब पर्सन नियर टू डेथ होगा या पर्सन को कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने वाला है ना, तब पर्सन में जो ब्रीदिंग पैटर्न दिखता है ना, दैट इज अगोनल ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा, शैलो, स्लो एंड इरेगुलर गैस भरे, मतलब कि पेशेंट का ब्रीदिंग डीप भी नहीं है, शैलो हो गया, फास्ट भी नहीं है, बड़ा स्लो हो गया, और जो इरेगुलर गैस में से पेशेंट सांसें भर रहा है, आराम से नहीं ले पा रहा, तो ये दिख जाएगा या तो पर्सन मरने वाला है या उसको रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। कॉजेज क्या है, वही नियर टू डेथ, कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ड्रग ओवरडोज एंड ट्रॉमा। द लास्ट वन इज बाइट्स ब्रीदिंग। इसका भी तुम सारा कुछ लिख सकते हो अगर तुम्हें ये डायग्राम याद आ गई। सबसे पहले डीप क्विक ब्रेथ होगी, उसके बाद एपनिया, फिर क्विक डीप ब्रेथ्स होंगी, फिर एपनिया। एक बार पढ़ लेते हैं। बाइट्स ब्रीदिंग को अटैक्सिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, इज एन एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप ऑफ क्विक शैलो ब्रेथ्स फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। अच्छा, इसमें डीप ब्रेथ्स नहीं, इसमें शैलो ब्रेथ्स होंगी एंड क्विक ब्रेथ होंगी। ये कब होगा, डैमेज टू मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इंक्रीज्ड आईसीपी एंड सीएनएस में अगर कोई इन्फेक्शन है, या अगेन यहाँ पर भी अगर शैलो ब्रेथ हो रही है तो ऑपियोइड ओवरडोज एंड अनॉक्सिक ब्रेन इंजरी, कि जब ऑक्सीजन